इस वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत जो मध्यिका या जिसे हम मध्यकांक कहते हैं, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो मध्यिका या मध्यांक, जिसे हम केंद्रीय बिंदु भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आज हम मध्यिका या मध्यकांक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मीन्स, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, मध्यिका की क्या विशेषताएं होती हैं, मध्यिकाओं के कौन कौन से गुण हैं यानी मेरिट्स ऑफ मीडियन, और मध्यिका के क्या दोष होते हैं, डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो सरल श्रेणी है, खंडित श्रेणी होती है और अखंडित यानी अविच्छिन्न श्रेणी होती है, उनके संबंध में कुछ श्रेणियों के हम मध्यिका निकाल कर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज हम अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, मध्यिका के गुण एवं मध्यिका के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं मध्यिका या मध्यिका क्या होता है, मध्यिका की अवधारणा में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा का। तो मध्यिका या मध्यकांक किसे कहते हैं, मध्यिका या मध्यकांक के क्या अर्थ होते हैं, इसके बारे में हम देखें। तो मध्यिका समांतर माध्य से भिन्न, यानी समांतर माध्य में क्या होता है, समांतर माध्य समस्त संख्याओं का औसत होता है, तो मध्यिका उससे भिन्न है। समस्त संख्याओं का औसत ना होकर वह समस्त संख्याओं का केंद्रीय बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, जो उस संख्याओं को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी वह मध्य बिंदु होता है जो संख्याओं को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यदि उदाहरण के रूप में माने किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 7 है और उनको ऊंचाई के आधार पर हम बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में यदि व्यवस्थित करें, तो मध्यिका वह छात्र की ऊंचाई होगी जो उन 7 छात्रों को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो। तो यह जो मध्य का छात्र होगा, यही इन छात्रों का मध्य बिंदु होगा, मध्यिका होगा या मध्यकांक होगा, क्योंकि इसके बाद के जो छात्र हैं वो उनकी ऊंचाई इस छात्र से अधिक है और इनके पहले के जो 3 छात्र हैं उनकी ऊंचाई इस छात्र से अलग है। और चूंकि यह मध्य में है, 3 छात्र इसके आगे और 3 छात्र इसके नीचे हैं ऊंचाई के आधार पर, तो इस प्रकार इस छात्र की ऊंचाई को हम मध्यिका या मध्यांक बिंदु कह सकते हैं, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। तो मध्य बिंदु वह है जो किसी श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करे, दो बराबर श्रेणियों में विभाजित करता है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण से मध्यिका वह बिंदु है जो किसी श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करे या किसी श्रेणी को घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर वह मध्य बिंदु जो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटे, वह मध्यिका कहलाता है। तो इसका उदाहरण हम मध्यिका के रूप में ले सकते हैं। किंतु यदि छात्रों की संख्या सम्य हो, अर्थात यहाँ छात्रों की संख्या 8 हो, तो मध्य बिंदु किसे लेंगे, और यदि इन छात्रों की ऊंचाई बराबर हो, तो हम औसत के समान इन्हीं दो छात्रों यानी मध्य के दो छात्रों की ऊंचाई को औसत निकालकर मध्य बिंदु यहाँ निकाल सकते हैं। यानी दोनों की ऊंचाई, मान लो दोनों की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की ऊंचाइयों को जोड़कर हम औसत निकाल देंगे, उन दोनों की संख्या से भाग दे देंगे, तो जो भी हमको प्राप्त होगा वही इस श्रेणी का क्या होगा, मध्यकांक या मध्य बिंदु होगा, मध्यिका होगा। मध्यिका के अर्थ पश्चात आइए हम देखते हैं मध्यिका को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए सांख्यिकीय विधि की हम सहायता लेते हैं।
एल्हान ने क्या कहा है, तो एल्हान के अनुसार जब एक समंक माला आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होती है, तो इस सामंक माला को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मध्य मूल्य को ही हम मध्यिका कहते हैं। इन्होंने भी वही कहा है कि जब एक समंक माला आरोही या अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में व्यवस्थित हो, तो उसको दो बराबर भागों में बांटने वाला मध्य अंक या अंक ही उस समंक माला का क्या होता है, मध्यिका होता है, मध्य बिंदु होता है या मध्यकांक होता है। यदि माने किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी हैं जिनका प्राप्तांक क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो इनका मध्य बिंदु अर्थात छात्रों की संख्या यदि n है तो n + 1/2 इसका सूत्र हो जाएगा। n का मान हमें ध्यान रखेंगे चूंकि 9 छात्र हैं और +1/2 करेंगे तो 10/2 होगा। इसका मतलब होता है 5। 5 का मतलब है कि पांचवा जो पद है वो इस श्रेणी का, इस समंक माला का मध्यिका बिंदु होगा। तो 1 2 3 4 5 इधर से गिने या फिर 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 है वो इस समंक माला का क्या है, मध्यिका बिंदु है। यदि श्रेणी की संख्या सम में हो अर्थात 2 पद मध्य बिंदु में हो, जैसे किसी कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं और उनके प्राप्तांक क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो यहाँ छात्रों की संख्या सम में है अर्थात 2 बराबर भागों बांटने के लिए हमको 2 अंकों के मध्य बिंदु को लेना पड़ेगा। तो ये जो 4 और 5 है ये इधर 3 और इधर 3 दोनों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसका सूत्र जो है वो चेंज हो जाता है। तो चौथे पद और पांचवें पद दोनों पदों का जो औसत होता है अर्थात 4 + 5/2 = 9/2 बराबर हो जाएगा 4.5, यानी 4.5। 4 और 5 के जो बीच का बिंदु है यानी 4.5 वह इस समंक श्रेणी का क्या होगा, मध्यिका बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा या मध्यांक होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यिका किसी समंक माला का वह मध्य बिंदु है जो उस श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता हो। इसके लिए सबसे पहले हमको उस श्रेणी को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि श्रेणियों की संख्या विषम में हो तो उसका सूत्र के लिए हम n + 1/2 का उपयोग कर सकते हैं, और यदि वह सम हो तो n/2 अर्थात n/2 कर सकते हैं। और इसमें दोनों के जो मध्य बिंदु हैं, जो 2 अंक हैं, उन दोनों का औसत निकाल देते हैं, और वही जो क्रम होता, अंक होता है, वह उस श्रेणी का क्या होता है, मध्यकांक, मध्यिका या मध्य बिंदु होता है। मध्यिका की परिभाषा के बाद अब हम मध्यिका की विशेषताएं देखेंगे। मध्यिका की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो उनकी विशेषताओं को प्रमुख हम 4 भागों में बांट सकते हैं, या उनकी प्रमुख 4 विशेषताएं होती है। एक तो सबसे पहला विशेषता है कि मध्यिका समंक माला का केंद्र में स्थित पद मूल्य होता है, यानी कोई भी समंक माला है या श्रेणी है, अंकों की श्रेणी है, तो मध्यिका उसके केंद्र में स्थित जो पद है उसका मूल्य होता है, यानी केंद्र में स्थित पदों का मूल्य होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी विशेषता है कि मध्यिका एक पद का मूल्य होता है, समस्त पदों का मूल्य ना होकर मध्यिका के संबंध केवल एक पदों के मूल्य से है, जो उस पद को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो, जो उस समंक का केंद्र में स्थित हो, केंद्रीय पद मूल्य हो। इसके अतिरिक्त तीसरा, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है, अर्थात हमको मध्यिका ज्ञात करने के लिए उस समंक माला को आरोही क्रम में असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना आवश्यक होता है, तभी हम मध्यकांक या मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त
मध्यिका श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। पहले ही हमने देखा कि मध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्य बिंदु है जो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इस प्रकार हम इसकी चार प्रमुख विशेषताएं मान सकते हैं। समकमाला का केंद्र में स्थित वहां पदमूल्य होता है, दूसरा एक पद का मूल्य होता है, तीसरा आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है, और चौथा मध्यिका श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब हम मध्यिका के या मध्यिकांक के गुण एवं दोषों का अध्ययन करेंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियम। तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटे हैं, एक तो मध्यिका के गुण और दूसरा मध्यिका के दोष। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्यिका के क्या क्या मध्यिका में गुण होती है। तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है निश्चित व स्पष्ट। मध्यिका से जो भी केंद्रीय बिंदु का पद मूल्य हमें जो मिलता है वह उस श्रेणी को में निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व करता है, और निश्चित रूप से वह उसका रिजल्ट को या स्पष्ट करता है, उस श्रेणी को मध्य बिंदु को वह स्पष्ट करता है। दूसरा तुलनात्मक रूप से यह सरल होता है। समांतर माध्य की तुलना में मध्यिका अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इसमें समस्त पदों के पद मूल्यों को जानने की आवश्यकता नहीं होता है। इससे केवल पदों की संख्या पता होने से मध्य बिंदु या मध्यिका निकाला जा सकता है। तीसरे नंबर पर है पैमाने या रेखाओं के रूप में भी इसे स्पष्ट किया जा सकता है, अर्थात मध्यिका को पैमानों में या रेखाओं में भी रखकर मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चौथे नंबर पर श्रेणी की संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जो मध्यिका या मध्य बिंदु होता है वह उस श्रेणी की संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। वह उस समूह को दो बराबर भागों में बांटता है और उस समस्त समूहों का वह प्रतिनिधित्व करता है। पांचवें नंबर पर इसकी गणना की जो पद्धति है वह अपेक्षाकृत सरल होती है, क्योंकि इसमें हमको उसका मध्य बिंदु निकालना होता है, तो हमें उन पदों के मूल्यों से कोई मतलब नहीं होता है। जो मध्य बिंदु होता है उसी के पदों के मूल्यों से हमको मतलब होता है। इसके अतिरिक्त छठवें नंबर पर हमें पद मूल्य आवश्यक नहीं है। समस्त श्रेणियों के पद मूल्य होने आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें उसका पद मूल्य जानना होता है जो उस श्रेणी का मध्य बिंदु हो। सातवें नंबर पर हमने रखा है केवल पदों की संख्या आवश्यक है। इसके लिए क्या केवल पदों की संख्या आवश्यक है, और जो बीच में है केंद्र बिंदु है वह उसका पद मूल्य होगा। व्यवहारिक उपयोगिता है इसकी व्यवहारिक उपयोगिता है। समांतर माध्य की क्या उपयोगिता है? यदि हम जीवन स्तर को जानना चाहें, समाज में जीवन स्तर क्या है, या प्रति व्यक्ति आय को जानना चाहें, तो उसके लिए सर्वोत्तम रूप से मध्यिका या मध्यांक का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखिए मध्यिका के क्या क्या दोष हैं। तो इसके दोष भी हैं। एक तो सबसे पहला दोष है कि सभी पदों का सही निर्धारण नहीं होता है। मध्यिका उस केंद्रीय बिंदु को जानने का प्रयास करता है और वह समस्त जो श्रेणी है उसके पद मूल्यों की अवहेलना करता है, अर्थात सही निर्धारण करने में यह अक्षम होता है, निर्धारण नहीं करता है। दूसरा, पदों की संख्या सम हो तो औसत का उपयोग करना पड़ता है। यदि श्रेणी में पदों की संख्या सम हो, 8 हो, 10 हो, जिसको 2 से भाग दिया जा सकता हो, तो ऐसे में हमको पुनः समांतर माध्य या औसत का प्रयोग करना ही पड़ता है। इसकी दोष है, कमियां है। बीजगणितीय विवेचना करना इसका संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक रूप से समांतर माध्य की अपेक्षा यह अधिक अशुद्ध माना जाता है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ में आरोही और अवरोही क्रम में श्रेणी को व्यवस्थित करना पड़ता है। वही यदि बहुत लंबी श्रेणी है तो उसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हमको पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा, फिर हमको उसे जानना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ दोष हैं और ये इसके कुछ गुण हैं। दोष की अपेक्षा गुण कुछ ज्यादा हैं। तो निश्चित रूप से मध्यिकांक संख्यांकीय आंकड़ों को या श्रेणियों के केंद्रीय बिंदु या मध्य बिंदु को निकालने में हमारी सहायता करता है। इसका व्यवहारिक महत्व भी है और उपयोगिता भी है।